हेलो। हेलो हेलो। तो हम लोग आज न्यू सेशन 2026 से 27 वाला सेशन का जो चैप्टर हिंदी का है उसको पूरा सिलेबस देखेंगे और बातचीत चैप्टर है उसका क्या करेंगे तो लेखक परिचय देखेंगे। आज फर्स्ट क्लास है जी, तो हम लोग क्या करेंगे लेखक परिचय जितने सारे हैं वो देखेंगे और जितने सारे 12th के हिंदी में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसा पैटर्न उसका है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक, कैसा पैटर्न होता है, कितने चैप्टर पढ़ने का है, कितने व्याकरण है, कितने व्याकरण में कौन कौन सा पोर्शन पढ़ने का है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और कितने चैप्टर पढ़ने का है, ये सब पूरा कोर्स मतलब ये वीडियो में बताऊंगा। ठीक, आप लोग अंत तक देखते रहिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। कि 12th हिंदी कितना नंबर का पूछा जाता था? 100 नंबर के। अब क्वेश्चन कितना रहता है? तो टोटल क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें कितना होता है? तो टोटल क्वेश्चन बोर्ड में जो पूछा जाता है वो 200 नंबर के क्या पूछा जाता है? कितने नंबर का पूछा जाता है? तो 200 नंबर का पूछा जाता है। कितने? 200 नंबर का। उसमें से कितने नंबर बनाना है हम लोग को? बनाना है 100 नंबर। ठीक, हम लोग का 100 नंबर का बनाना है जिसमें भी 50 ऑब्जेक्टिव होता है और क्या होता है 50 सब्जेक्टिव होता है। जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव होता है और 50 सब्जेक्टिव होता है। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है कि खंड आ में क्या है 50 ऑब्जेक्टिव या खंड बा, यानी खंड आ में मतलब क्या है ऑब्जेक्टिव है और खंड बा में 50 सब्जेक्टिव है। और ये जो सब्जेक्टिव में कौन कौन सा पूछा जाता है तो बुक से भी पूछा जाता है, निबंध से भी पूछा जाता है और पत्र जो लेखन है उससे भी क्या आता है लिखने वाला सेक्शन में। देखते हैं जी कौन कौन सा चैप्टर के बारे में पढ़ना है और जिसके बारे में मतलब कि अति करना है। जिसमें से क्या हम लोग का जो बुक से कितना नंबर आता है तो 50 नंबर बुक से बनाएंगे, मतलब 50 नंबर बुक से और 50 नंबर किससे? तो 50 नंबर ग्रामर से, यानी कि ये व्याकरण से, व्याकरण से होती है। 50 नंबर कहाँ से होती है? तो व्याकरण से होती है। और जिसमें अगर 200 नंबर का पूछा जाता है तो जिसमें क्या होता था 100 नंबर बुक से आता है और क्या होता है 100 नंबर क्या होता था ग्रामर से होता है, जिसमें मतलब कि व्याकरण से होता है। जिसमें से क्या क्या होता है तो मतलब कि जिसमें से क्या होता है, जिसमें ग्रामर अगर पूछा जाएगा मतलब कि 200 नंबर का था उसमें 100 नंबर का अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो 50 नंबर ग्रामर का रहेगा, 50 नंबर बुक से रहेगा और 50 नंबर जो ग्रामर से लिखने वाला पोर्शन रहेगा। अगर सब्जेक्टिव में 100 नंबर पूछेगा ये मतलब पूछवे करता है ये। अभी पैटर्न कितना 200 नंबर पूछ रहा है उसमें 100 नंबर बनाना है। ठीक, हम लोग को तो पूछा जाता है 100 नंबर बुक से और 100 नंबर ग्रामर से, तो हम लोग दोनों के देखेंगे। ठीक, तो देखते हैं सिलेबस के बारे में कैसा कैसा पैटर्न है उसको पर ध्यान दीजिएगा। देखिए गद्य खंड में कौन कौन सा भाग है, गद्य में कौन कौन सा भाग पढ़ने का उबला देख लीजिए। और चैप्टर नाम कौन कौन सा है वो भी बता देते हैं जी। चैप्टर नाम क्या क्या है गद्य खंड में जो पढ़ने का है? गद्य खंड के बारे में बताते हैं। गद्य खंड में कौन कौन सा चैप्टर है? तो हमारा बातचीत है जी। जब बातचीत क्या है तो एक निबंध है और उसने कहा था ये क्या है तो कहानी है। पहला चैप्टर क्या है? बातचीत है जो निबंध है। और दूसरा चैप्टर क्या है? उसने कहा था जो कहानी है। और तीसरा चैप्टर कौन सा है? संपूर्ण क्रांति, जो क्या है एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो एक भाषण है। और चौथा चैप्टर क्या है? अर्धनारीश्वर, एक क्या है तो निबंध है अर्धनारीश्वर। और पांचवा चैप्टर क्या है? तो रोज है। रोज एक प्रकार का क्या है तो कहानी है। और चैप्टर 6 क्या है? तो एक लेख और पत्र है जो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ये क्या है? तो ये भी एक क्या है भाषण है। ठीक, एक लेख और पत्र क्या है? ऐतिहासिक एक क्या है? ऐतिहासिक एक घटना के बारे में बताया गया है। ऐतिहासिक मतलब क्या? ऐतिहासिक एक पत्र है, एक लेख और पत्र, ये भगत सिंह के बारे में चर्चा हुआ चैप्टर 6। चैप्टर 6 में अगला चैप्टर क्या है? तो चैप्टर 7 में क्या है? ओ सदनीरा, वो जो निबंध है ओ सदनीरा क्या है तो निबंध है। और सिपाही की माँ क्या है तो एकांकी है। सिपाही की माँ क्या है तो एकांकी है। और चैप्टर 9 कौन है तो प्रगीत और समाज, जो निबंध है। और चैप्टर नंबर 10 क्या है तो जूठन, एक क्या है तो आत्मकथा है। और चैप्टर नंबर 11 में हम लोग को क्या पढ़ना है तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो एक क्या है तो एक डायरी है। और चैप्टर 12 नंबर में क्या पढ़ना है तो चैप्टर 12 में क्या है त्रिच है, जो एक प्रकार का क्या है तो कहानी है। चैप्टर 13 में शिक्षा है, जो लास्ट चैप्टर है गदखंड का, वो क्या है संभाषण है। तो शिक्षा क्या है? संभाषण है।
और हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ताकि आगे क्या क्या है। आगे अब हम लोग क्या पद भाग, यानी कि बोले तो काव्य खंड में यानी कविता में क्या क्या पढ़ने का कौन कौन सा चैप्टर है उसके बारे में देखेंगे। ठीक, इसमें चैप्टर नेम कौन है, तो पहला कड़वक है जी, कड़वक है। और बाद सूरदास के पद है, दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर का नाम है तुलसी के पद है। और चौथा चैप्टर का नाम क्या है, तो छप्पा है। और पांचवा चैप्टर का नाम क्या है, तो हमारा कवित है। और छठा चैप्टर का नाम क्या है, तो हमारा तुमुल कोलाहल कलाम है। सिक्सवां चैप्टर का कौन सा नाम है, तो तुमुल कोलाहल कलाम है। और जो सेवेंथ चैप्टर का नाम है क्या है, तो पुत्र वियोग। सेवेंथ चैप्टर क्या है, तो पुत्र वियोग। और चैप्टर 8 में क्या पढ़ना है, तो उषा। और चैप्टर 9 में क्या है, तो जन जन का एक चेहरा, यानी जन जन का चेहरा एक चैप्टर 9 में है। चैप्टर 10 में क्या है, तो अधिनायक है। और चैप्टर 11 में क्या है, प्यारे नन्हे बेटे को। और चैप्टर 12 में क्या, हार जीत पढ़ने का। और चैप्टर 13 में क्या, गाँव का घर पढ़ने का है। ठीक, तो हमारा काव्य खंड यानी कि गद्य खंड और काव्य खंड में इतना सारे चैप्टर पढ़ने का है जी। अब हम लोग क्या करते हैं, तो व्याकरण देखते हैं, यानी कि टोटल कितना, 13 13 26 चैप्टर, यानी हमारा टोटल चैप्टर कितना है, यानी 26 चैप्टर पढ़ने का। यानी बुक में 26 चैप्टर। और प्रतिपूर्ति में देख लीजिए क्या क्या पढ़ने का है। और प्रतिपूर्ति में देखिए कितना चैप्टर पढ़ने का, प्रतिपूर्ति में देखिए कितना चैप्टर पढ़ने का है। तो देखिए प्रतिपूर्ति में ज्यादा चैप्टर नहीं है, 3 चैप्टर है, जिसमें बेसिकली 5 नंबर 6 नंबर से क्वेश्चन आ जाता है इतना। ठीक, तो पहला चैप्टर क्या है, प्रतिपूर्ति में रस्सी का टुकड़ा है। और दूसरा क्या है, तो कलर्थ की मौत है। और तीसरा क्या है, तो पेशागी है। चैप्टर तीसरा क्या है, तो पेशागी है। ठीक, ये 3 चैप्टर है प्रतिपूर्ति की, मतलब प्रतिपूर्ति में। ठीक, आगे जो व्याकरण में हम लोग का क्या क्या पढ़ना, उसको ध्यान दीजिएगा कि व्याकरण में हम लोग का कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने का है। देखिए व्याकरण में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने का है। तो व्याकरण में चैप्टर नेम क्या है जी, तो पहला क्या है, संज्ञा है। क्या है, तो पहला क्या है, तो संज्ञा है, मतलब क्या है, संज्ञा। और दूसरा क्या था, सर्वनाम है। दूसरा में सर्वनाम पढ़ने के बारे में। और तीसरा क्या है, विशेषण के बारे में भी पढ़ना है। और शब्द एवं उसके प्रकार के बारे में पढ़ना है। और चौथा कारक के बारे में पढ़ना है जी। और पांचवा का छठा क्या है, तो छठा में क्या पढ़ने है कि हम लोग का समास के बारे में पढ़ना है। और सतमा क्या पढ़ना है, तो पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ना है। और आठवां 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 नंबर में क्या पढ़ना है, तो विपरीत शब्द पढ़ना है, यानी कि उल्टा शब्द पढ़ना है। और सारे चैप्टर क्या है, तो उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ना है। और मुहावरे और एवं लोकंत्य के बारे में पढ़ना है, यानी मुहावरा के बारे में पढ़ना है। और अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द है वो भी पढ़ना है, चैप्टर मतलब कि चैप्टर 11 टॉपिक में। और वर्मा टॉपिक क्या है, तो वर्मा टॉपिक वर्णों का उच्चारण स्थान है जी, वर्णों का कहाँ कहाँ से उच्चारण होता है। जो 13वां चैप्टर है लिंग निर्णय, और लिंग निर्णय 13वां टॉपिक है। और 14वां टॉपिक है क्या है, तो 14 टॉपिक क्या है, 14 नंबर में तो पदबंध है। पदबंध के बारे में पढ़ना। 15वां चैप्टर में क्या पढ़ने का है, जो 15 चैप्टर में क्या पढ़ने का, तो संधि के बारे में चर्चा है। संधि विच्छेद के बारे में मतलब कि क्या क्या चर्चा करना है। और 16वां चैप्टर में क्या है, यानी कि 16 नंबर चैप्टर में क्या है, तो वाक्यों का शुद्धिकरण ये पढ़ने का है। और लेखक खंड में यानी कि सब्जेक्टिव में क्या क्या पढ़ने का वो भी ध्यान दीजिएगा। लेखक खंड बोले तो सब्जेक्टिव में क्या क्या पढ़ने का ये भी देखिएगा। सब्जेक्टिव में यानी लिखने वाला जो क्या होता है, व्याकरण लिखने वाला होता है उसको में। उसके में क्या पढ़ना है, तो निबंध पढ़ना है। और संक्षेपण पढ़ना है। और पत्र या आवेदन के बारे में पढ़ना है। जिसमें सब्जेक्टिव के बारे में ये तीनों आता है जी। सब्जेक्टिव में लिखने का आता है पूरा 50 नंबर के आता है। और बुक प्लस मतलब कि कितना, बुक प्लस 29 प्लस 4 नंबर क्या आ जाता है, 29 प्लस 4 क्या 33 नंबर क्या आ जाता है, सब मिला के। मतलब क्या, ये सब्जेक्टिव लिखने से मतलब ग्रामर वाला जो सब्जेक्टिव होता है वो 33 नंबर इधर से आ जाता है। लघु उत्तरीय आ जाता है। और दीर्घ उत्तरीय आ जाता है। और सारांश आ जाता है। ये क्या है, तो बुक का है। ये तीनों क्या है, तो बुक का है। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और सारांश। बाकी ये मिला के कितना आ जाएगा, संक्षेपण वाला यानी ग्रामर वाला रह जाएगा। और उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो मॉडल मॉडल सेट करेंगे। जो मॉडल क्वेश्चन, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करेंगे। और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी क्या करेंगे, वो भी देखेंगे। ठीक,
बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी होगा, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा जी। आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर पहला नंबर यानी कि बातचीत से हम लोग क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो बातचीत से स्टार्ट करेंगे। ठीक, हम लोग बातचीत चैप्टर से क्या करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज स्टार्ट करते हैं जी। तो अब लोग हम लोग क्या आज से स्टार्ट करते हैं जी, बातचीत चैप्टर मतलब पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये अंत तक बने रहिएगा। पूरा चैप्टर इतने प्यार से कराएंगे ना कि देख लास्ट में कहिएगा कि पूरा चैप्टर मतलब कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो कहिएगा। ठीक, एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा। जितने सारे क्वेश्चन कराएंगे बढ़िया से क्लास में देखिएगा। उसके बाद पीडीएफ से यूज करिएगा, मतलब कि जितना याद करने का पीडीएफ निकाल के याद करिएगा। अगर डाउट होगा तो देख लीजिएगा। ठीक, फिर से तो अंत तक बने रहिएगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो ये बातचीत चैप्टर है। चैप्टर नंबर क्या है, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ये बातचीत है। और बातचीत बोलेगा कौन सा विधा है, तो एक क्या है, तो एक निबंध है। बातचीत क्या है, तो एक निबंध है। बातचीत क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, तो निबंध है। बातचीत क्या है, तो एक निबंध है। बातचीत एक क्या है, तो निबंध है। पूछेगा बातचीत चैप्टर क्या है, विधा में मतलब कौन सा विधा है, तो बोलिएगा क्या है, निबंध है। और लेखक परिचय देखेंगे, उसके बाद इसका अगला अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे पूरा चैप्टर का। उसके बाद सारा हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले लेखक परिचय देखेंगे, उसके बाद इसके अंदर जितने सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे लेखक परिचय में उसको हाईलाइट करेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, याद करिएगा। उसके बाद साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव का टेस्ट इसी क्लास में क्या करेंगे, तो देंगे। ठीक, इसमें भी चैप्टर के बारे में मतलब कि चर्चा कर दी है कि गत भाग में कौन सा बातचीत के बारे में पढ़ना है। आज क्या बातचीत के बारे में पढ़ना है। और उसने कहा था चैप्टर दूसरा है, चैप्टर 3 क्या है, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर है, रोज है, एक लेख और पत्र है। और अगला चैप्टर ओ सदा नीरा है, और सिपाही की माँ है, प्रगीत और समाज हक चैप्टर। और झूठन झूठन अगला चैप्टर और क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन है। और जो बर्मा चैप्टर 3 है, और 13वां चैप्टर क्या है, तो शिक्षा है। ठीक, तो हम लोग क्या किसके बारे में पढ़ना है, तो आज बातचीत के बारे में पढ़ना है। ठीक, बातचीत का क्या है, तो लेखक परिचय है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो लेखक परिचय देखते हैं जी। लेखक परिचय से देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। और पॉइंट एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे। और एक एक पॉइंट के अभी भी याद करेंगे, अभी इसी समय याद करेंगे। और इसी समय उसका क्या करें, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाएंगे। ठीक, तो देखिए पहला क्या कह रहा है, लेखक परिचय में कि हिंदी साहित्य में गद्य काव्य को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया है, तो बालकृष्ण भट्ट को ही बालकृष्ण भट्ट को ही जाता है। बोलेगा हिंदी साहित्य में गद्य काव्य को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया है, तो बालकृष्ण भट्ट को दिया गया है। जो बातचीत है उनका लेखक कौन है, बता देते हैं। बातचीत चैप्टर का लेखक जो पूछेगा तो किसका है, तो लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी है। जो बातचीत है उनका लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है। बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक ना, उधर नहीं बताए बताए थे जी, इसको याद रखिएगा। जो बातचीत चैप्टर है उनका लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है। और एक क्या है, तो एक क्या है, निबंध है। बातचीत क्या है, तो एक क्या है, निबंध है। ठीक, ये भी याद रखिएगा, 2 पॉइंट। और हम लोग परिचय देखते रहे, उसी में सब चीज देखेंगे। क्या बोल रहा है कि हिंदी साहित्य में गद्य काव्य को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया है, तो बालकृष्ण भट्ट को दिया गया है। ये याद रखिएगा। कि हिंदी साहित्य में गद्य काव्य को मतलब कि क्या प्रारंभ करने वाला श्रेय किसे दिया गया है, तो बालकृष्ण भट्ट भट्ट को दिया गया है। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि हिंदी साहित्य में गद्य को काव्य को प्रारंभ करने वाला यानी कि शुरुआत वाला चैप्टर किसका है, तो बालकृष्ण भट्ट को है। ये सब भी याद रख कर सकते हैं कि हिंदी मतलब साहित्य में गद्य काव्य को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया है, तो बालकृष्ण भट्ट को ही दिया जाता है। भट्ट जी अपने युग
युग के न केवल सर्वश्रेष्ठ निबंधकार थे, तो मतलब कि क्या भट्ट जी अपने न केवल सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, वह निबंधकार नहीं थे, मतलब निबंधकार थे, उसके साथ भी कुछ और भी थे, यानी कि जो बालकृष्ण भट्ट है वो निबंधकार तो थे ही, और भी क्या क्या थे वो भी चर्चा किया है कि अपितु एक महान पत्रकार एवं आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक थे। तो क्या थे, एक निबंधकार भी थी, मतलब ये बोलेगा कि बालकृष्ण भट्ट कौन कौन क्या क्या थे, तो वह निबंधकार भी थे और पत्रकार भी थे और एवं आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक थे। तो क्या थे, आधुनिक आलोचना के क्या थे, तो प्रवर्तक थे। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। पहले तो क्या, हिंदी साहित्य में गद्य काव्य को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया है, तो बालकृष्ण भट्ट को दिया जाता है। और बालकृष्ण भट्ट को किस किस मतलब कि युग से जाना जाता है, तो उससे निबंधकार भी मतलब क्या क्या है, तो वह निबंधकार है, मतलब कि बालकृष्ण भट्ट कौन कौन से क्या क्या है, तो वह निबंधकार भी है और एक पत्रकार एवं आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक भी है। क्या है, निबंधकार भी है, पत्रकार भी है और आधुनिक आलोचना के क्या है, तो प्रवर्तक भी थे। उन्होंने साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, उन्होंने क्या, तो साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक, नैतिक और सामायिक आदि सभी विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, तो इन सभी विषयों पर क्या करते हैं, अपने विचार को व्यक्त करते हैं। और गद्य काव्य में कौन कौन है, तो गद्य काव्य में क्या क्या है कि एक ऐसी कविता जिसे कहानी के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो गद्य काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो गद्य काव्य कहा जाता है। यानी कि एक ऐसी कविता जिसे कहानी के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, तो गद्य काव्य कहते हैं। देखिए जी, यहाँ से ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ से बनाया जा सकता है। हम लोग देखिए 1 घंटा में पूरा सा चैप्टर का लेखक परिचय करेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। एक एक ऑब्जेक्टिव अभी ही याद हो जाना चाहिए क्लास में ही, ताकि आप लोग को उतना भी रिवीजन बाद में ना करना पड़े। ठीक, तो पहला क्वेश्चन बनाएंगे ऑब्जेक्टिव में कि हिंदी साहित्य को गद्य को प्रारंभ करने वाला के श्रेय किसे दिया गया है, तो बालकृष्ण भट्ट को दिया गया है। और बालकृष्ण भट्ट को किस किस के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन क्या क्या भी थे, तो 3 चीज थे। पहला निबंधकार थे और दूसरा पत्रकार थे और तीसरा आधुनिक आलोचना के क्या थे, तो प्रवर्तक भी थे। ठीक है, 3 याद हो गए अभी क्लास में ही कि वह निबंधकार भी थे, पत्रकार भी थे और आधुनिक आलोचना के क्या थे, तो प्रवर्तक भी थे। और आगे क्या है कि गद्य काव्य किसे कहा जाता है, तो गद्य काव्य एक ऐसी कविता होता है जिसे कहानी के रूप में क्या करता है, तो लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, तो गद्य काव्य कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, आगे पॉइंट क्या है। तो उसको उनके जो उन्हें प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, व्यवसाय कौन क्या क्या योगदान रहा है वो वाला चर्चा करना है। अब देखना है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा जी कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था। ये भी ध्यान रखना है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ 23 जून 1844 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। कहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। कब, तो 23 जून 1844 ईस्वी को। कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के कहाँ, तो इलाहाबाद में हुआ। उनके माता का नाम क्या है, तो उनका माता का नाम भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो उनकी माता का नाम क्या बताइएगा, पार्वती देवी। यानी उनकी माता का नाम क्या है, तो पार्वती देवी है। पूछा जाएगा कि उनकी माता का नाम क्या है, तो पार्वती देवी। एवं पिता का नाम क्या है, तो पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। और पूछेगा उनके पिता का क्या नाम है, तो बेनी प्रसाद भट्ट है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा जी। 3 क्वेश्चन आप भी याद करिए। 3 क्वेश्चन में कौन कौन से याद करिए कि बालकृष्ण भट्ट को जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। आप लोग रफ कॉपी ले लीजिएगा। रफ कॉपी में क्या करिएगा, मतलब कि ये जितना सारे डेट वाइज है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं उसको रफ कॉपी में लिख लिख के दोनों मिलके याद करिए। ठीक, याद हो जाएगा जल्दी, ताकि आप लोग का मतलब कि याद करने के बाद में जरूरत भी ना हो। तो क्या मतलब पहला क्या ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के मतलब इलाहाबाद में हुआ। उत्तर प्रदेश के कहाँ, इलाहाबाद में हुआ। और पूछेगा उनके माता का नाम क्या है, तो यानी बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या है, तो पार्वती देवी। एवं पिता का नाम क्या है, तो क्या है, बेनी प्रसाद भट्ट है। क्या हो गया, बेनी प्रसाद भट्ट हो गया, मतलब उनकी माता के नाम
यहाँ तक आपको लोग को याद हो गया होगा जी। और आगे क्या करा कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई हुई उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो घर पर ही हुई, जहाँ उन्होंने हिंदी एवं संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की। पूछा जाएगा कि जो बालकृष्ण भट्ट की शिक्षा कहाँ हुई थी? तो घर पर ही हुई थी, ये भी याद रखिएगा जी। इतना डीप से पढ़ाएंगे, इतना डीप से पढ़ना है ना कि कहूँ से क्वेश्चन छूटा ना जाए। और हम लोग को स्थिर से पढ़ना है, ठीक ना, बारीकी से एकदम। एक एक ऑब्जेक्टिव कहाँ से ऑब्जेक्टिव मतलब कि आएगा उसको देखना है, मतलब एक भी ऑब्जेक्टिव को रटना नहीं है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव को रटाया जाएगा, नहीं। एक एक पॉइंट को यहाँ से देखेगा कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव निकाल सकता है, कहाँ से निकलेगा। पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट को मतलब शिक्षा कहाँ हुई? तो घर पर ही हुई थी, जहाँ उन्होंने हिंदी एवं संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की। बोलेगा उन्होंने हिंदी एवं संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की और फिर माँ के निर्देशानुसार, मतलब निर्देश के अनुसार उन्होंने, जहाँ उन्होंने हिंदी एवं संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की। अब पूछेगा जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी और किन किन विषय में किए थे? तो वह हिंदी एवं संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किए थे। कौन कौन विषय की शिक्षा ग्रहण किए थे? तो हिंदी एवं संस्कृत की शिक्षा क्या किए थे? तो ग्रहण किए थे। यहाँ तक याद रखिएगा कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो घर पर हुई थी। और किस विषय का मतलब कि क्या किए थे? शिक्षा ग्रहण किए थे। तो उन्होंने हिंदी एवं संस्कृत की शिक्षा क्या किए थे? तो ग्रहण किए थे। ठीक। अगला पॉइंट क्या है कि फिर माँ के निर्देश अनुसार, माँ के निर्देश के अनुसार ही क्या कह रहा है? उन्होंने 1867 में प्रयागराज के मिशन स्कूल में अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। ये ऑब्जेक्टिव पक्का आ जाएगा जी, मतलब पक्का ही आता ही है कि उन्होंने 1867 ईस्वी में प्रयागराज के किस स्कूल में मतलब कि अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की? तो मिशन स्कूल में। अब कहाँ कब किया, ये भी क्वेश्चन आएगा जी कि कब उन्होंने किया? तो 1800 मतलब 67 में। कहाँ किया? तो प्रयागराज के मिशन स्कूल में। किस विषय में किया था शिक्षा ग्रहण किया था? तो अंग्रेजी विषय में। 3 पॉइंट को घुरा घुरा के याद करें, इसीलिए पूरे हाईलाइट कर दिए कि पूरे याद रखेगा यहाँ से यहाँ तक, ताकि मतलब तीनों घुरा के भी क्वेश्चन पूछ ले तो वो भी जवाब दे दीजिएगा। क्योंकि उन्होंने क्या? तो 1867 में प्रयागराज के मिशन स्कूल में अंग्रेजी की क्या किया था? शिक्षा ग्रहण किया। और ये घर पर रहने पर किस विषय में किया था? तो हिंदी और संस्कृत में किया था। घर पर मतलब कि वो पढ़ाई किया था, तो वह हिंदी और संस्कृत का किया था। और आगे जाके क्या, माँ के निर्देश अनुसार कहाँ गया? तो मिशन स्कूल में गया, यानी कि प्रयागराज के मिशन स्कूल में कब गया था? तो 1867 ईस्वी में। और किस विषय की मतलब शिक्षा प्राप्त किया? तो अंग्रेजी विषय की। क्या किया? तो अंग्रेजी विषय की शिक्षा प्राप्त किया। आई होप आप लोग को यहाँ तक याद हो गया। आगे पॉइंट देखते हैं, आगे पॉइंट क्या कर रहा है कि 1869 से 1875 तक उन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया। 1869 से 1875 तक उन्होंने प्रयाग के ही मिशन स्कूल में अध्यापन किया। कब से कब तक उन्हें प्रयाग स्कूल में अध्यापन किया? तो 1869 से 1875 ईस्वी तक। यानी कितने साल हो गया जी? लगभग 6 साल। यानी कि कितने? लगभग 6 साल, मतलब 6 साल नहीं, हाँ 6 साल, 6 साल हो रहा है कि लगभग उन्होंने 6 साल क्या मिशन स्कूल में क्या किया था? टीचर के रूप में, यानी अध्यापन मतलब टीचर के रूप में क्या किया? पढ़ाए हैं। तो मिशन स्कूल में कितने साल पढ़ाए? तो बस 6 साल जी। और कब से पढ़ाए? तो 1869 से 1875 ईस्वी में। 1869 से 1875 ईस्वी, यानी कि 6 साल उन्होंने कहाँ किया? प्रयाग के मिशन स्कूल में क्या किया? अध्यापन किया, यानी कि टीचिंग किया, मतलब टीचर के रूप में, मतलब क्या किए हैं? तो अध्यापन किया। उसके बाद 1885 ईस्वी में सीएबी स्कूल में उन्होंने संस्कृत का अध्यापन किया। फिर अध्यापन कब किया? तो 1885 ईस्वी में उन्हें क्या किया? सीएबी स्कूल में क्या उन्होंने क्या किया? तो संस्कृत का अध्यापन किया। उसके बाद 1875 ईस्वी में क्या किया? तो सीएबी स्कूल में। कौन सा स्कूल में? तो सीएबी स्कूल में क्या किया था? संस्कृत का अध्यापन किया। याद रखिएगा, इतना डीप याद करिएगा जी, तो कह ना सकते हैं कि कितना आप लोग को क्वेश्चन मतलब कि दिक्कत कहीं तक हो नहीं सकता अगर इतना डीप से आप लोग याद किए तब। देखिए पहला पहला क्या था कि वह 1867 में मतलब माँ के अनुसार कहाँ गया था? तो 1867 में प्रयागराज के मिशन स्कूल में अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त किया। और 1869 से 1875 तक, यानी कि 6 साल उन्होंने क्या किया? तो प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया। और उसके बाद 1885 ईस्वी में सीएबी स्कूल में क्या किया? उन्होंने संस्कृत का अध्यापन किया।
तो कितने साल मतलब कि उन्होंने 1885 ईस्वी में कहा तो सीएबी स्कूल में क्या किया, संस्कृत का अध्यापन किया। और 1888 में पुनः प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में वह अध्यापन नियुक्त होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव, ये डेट नहीं पूछा जाता, ये डेट पूछा, ये नाम जरूर पूछा जाता है कि प्रयाग के ही क्रास्त पाठशाला इंटर कॉलेज में वह अध्यापन नियुक्त है। तो पूछेगा जो बालकृष्ण भट्ट है वो किस किस कॉलेज में वह अध्यापन नियुक्त हुए हैं, अध्यापक नियुक्त हुए। अध्यापक मतलब टीचर नियुक्त कब हुए हैं और कौन सा स्कूल में हुआ, तो कब हुआ, ये डेट नहीं पूछा जाता है जी, ये पूछा जाता है कि कास्ट पाठशाला इंटर कॉलेज में वह अध्यापक किया यानी कि पढ़ाएं। इसमें क्या था, अध्यापन यानी खुद पढ़े थे, ठीक, उसके बाद अध्यापक बनते हैं, यानी कि अध्यापन करने के बाद अध्यापक बनता है यानी कि टीचर बनता है। यानी कि क्या बोलेगा, जो बालकृष्ण भट्ट अध्यापन नियुक्त हुए हैं तो किस कॉलेज में हुए थे, तो क्रास्ट पाठशाला इंटर कॉलेज। कहाँ, तो क्रास्ट पाठशाला इंटर कॉलेज में वह क्या हुए, तो अध्यापन का नियुक्त हुए हैं, अध्यापन नियुक्त हुए हैं। आप लोग को याद होगा, हो गया होगा जी। एक बार और रिवीजन करा देते हैं, रुक जाइए तब याद होगा, ना तो अभी नहीं याद होगा आप लोग को। एक बार और बता देते हैं, रिवीजन करा देते हैं कि पहला क्या, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उनके माता का नाम क्या था, तो पार्वती देवी, एवं पिता का नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट था। और जहां उन्होंने हिंदी एवं संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किया, कहाँ, तो घर पर रहने पर, घर पर कौन सा, हिंदी और संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किए थे। और माँ के निर्देश के अनुसार क्या 1867 में प्रयागराज के मिशन स्कूल में वह अंग्रेजी की शिक्षा भी प्राप्त किए थे। तो प्रयागराज के मिशन स्कूल में कब परीक्षा का मतलब कि अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त किए, तो 1867 ईस्वी में। और 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में क्या क्या अंग्रेजी की शिक्षा भी प्राप्त किए। और 1869 से 1875 तक उन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में क्या हुए, तो अध्यापन हुए। उसके बाद 1875 ईस्वी में सीएबी स्कूल में क्या उन्होंने संस्कृत का अध्यापन किया। तो ये इतना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है ये जी, इसको नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, लेकिन इसको जरूर याद रखिएगा कि किस स्कूल में मतलब कि किस कॉलेज में वह अध्यापक नियुक्त हुए हैं। तो अध्यापक नियुक्त हुए तो क्रास्ट पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए हैं। मुझे आशा है जी कि आप लोग का याद हो गया होगा पूरा। अगर नहीं याद होगा तो बाद में भी आप लोग क्या करिएगा, तो याद कर लीजिएगा, ठीक। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि भट्ट जी भारतेंदु युग एवं रचनात्मक सक्रियता, क्या, तो भट्ट जी भारतेंदु युग एवं रचनात्मक सक्रियता है। बोलेगा जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो किस युग के हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं जो किस युग के हैं, बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के हैं जी, तो भारतेंदु युग के हैं, ठीक। पूछेगा भट्ट जी किस युग के हैं, तो भारतेंदु युग के, ये याद रखिएगा। एवं रचनात्मक सक्रियता, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के हैं, तो भारतेंदु युग के हैं। अब भट्ट जी भारतेंदु युग की देन थे, मतलब भट्ट जी क्या थे, तो भारतेंदु युग के क्या थे, तो देन थे। और भारतेंदु मंडली के प्रधान सदस्यता, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि भट्ट जी भारतेंदु युग के देन थे और भारतेंदु मंडली के प्रधान सदस्यता थे। आधुनिक हिंदी साहित्य एवं हिंदी थिएटर के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से उन्होंने हिंदी ब्राह्मणी नामक सभा की क्या स्थापना किया। उसके प्रेरणा से उन्होंने क्या किया, प्रयाग में उन्होंने हिंदी बाधनी की क्या नामक संस्था की क्या किया, तो स्थापना किया। याद रखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य में एवं हिंदी थिएटर के पिता, हिंदी थिएटर के पिता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। आधुनिक हिंदी साहित्य एवं थिएटर के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से उन्होंने हिंदी बादनी नामक सभा की स्थापना किया। तो उन्हें हिंदी बादनी की संस्था नामक सभा की स्थापना
पूछा जाएगा कि उन्होंने प्रयाग में उन्होंने जो हिंदी बादनी नामक सभा की स्थापना किया था और किसकी प्रेरणा से किया था, ये पूछा जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। किसकी प्रेरणा से? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की के प्रेरणा से। हाईलाइट नहीं करते जी, उसको क्या करते हैं, किसकी प्रेरणा से, एक सेकेंड, किसकी प्रेरणा से? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से उन्होंने प्रयाग में हिंदी बादनी नामक सभा की स्थापना किया था। किसकी सभा के? तो मतलब हिंदी बादनी, कौन सी बादनी? तो हिंदी बादनी नामक सभा की स्थापना किया और 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका यानी पत्र का प्रकाशन किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जितना इसका स्टार मारे उतना ही कम है। जो 1877 ईस्वी में हुआ, हिंदी प्रदीप की संस्था की नामक मासिक पत्रिका, जो हिंदी प्रदीप क्या है, एक मासिक पत्र है, उसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1877 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था प्रकाशन? तो 1877 ईस्वी में हुआ था। किसका? तो हिंदी प्रदीप का। और क्या बोला है कि जो हिंदी बादनी किसकी प्रेरणा से, जो बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी बादनी नामक सभा की क्या किए थे? तो स्थापना किए थे। और हिंदी नामक जो नामक मासिक पत्रिका है वो कब प्रकाशित हुआ था? तो 1877 ईस्वी में। ये डेट भी याद रखिएगा, ये नाम भी याद रखिएगा, ठीक। ये दोनों घुरा कर पूछा भी जा सकता है कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब प्रकाशित हुआ था? 1877। और बोलेंगे 1877 में प्रकाशित होने वाले मासिक पत्रिका का नाम बताएं, तो हिंदी प्रदीप। आगे क्या कह रहा है कि वह 33 वर्षों तक लगातार इसे प्रकाशित करते रहे। वह कितने वर्षों तक? तो 33 वर्षों तक लगातार इसे प्रकाशित करते रहे, परंतु आर्थिक तंगों के कारण अंततः उन्हें इस मासिक पत्र को बंद करना पड़ा। क्या करना पड़ा? तो इस मासिक पत्र को क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा। हिंदी साहित्य में सम्मेलन में प्रयाग ने इनके कुछ निबंधों का संग्रह निबंधावली नाम से प्रकाशित किया है। तो क्या बोला? हिंदी साहित्य सम्मेलन में प्रयाग के उन्हें कुछ निबंधों का संग्रह निबंधा निबंधवाली नाम से क्या प्रकाशित भी करवाया। काशी नगरी प्राचार्य सभा द्वारा आयोजित हिंदी शब्द सागर के संपादक में भी उन्होंने श्याम सुंदर दास तथा शुक्ल जी के साथ क्या किए? तो कार्य किए, परंतु अच्छा व्यवहार न होने के कारण वह लोगों से क्या हो गए? तो अलग हो गए। यहाँ से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जी, इसको उतना ध्यान ना दीजिएगा। जितना पॉइंट पर हाईलाइट किएगा ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाएगा ऑब्जेक्टिव में। पूछेगा पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनाया जाए कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के है? तो भारतेंदु युग के है। और वह जो हिंदी वादनी की किसकी प्रेरणा से बालकृष्ण भट्ट जी लिखे थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वादनी का क्या किया? तो मतलब कि नामक सभा की स्थापना किया। किसकी प्रेरणा से? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। और अगला जो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1877 ईस्वी में हुआ था। 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ। आगे क्या बोल रहा है कि 33 वर्षों तक लगातार, ये इधर उतना ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकता है, तो इसलिए आगे कर देते हैं, ठीक। आगे क्या है? उनकी रचनाएं, ये लास्ट है जी, इसका लेखक परिचय यहीं तक द एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो ऑब्जेक्टिव का टेस्ट देंगे। उसके बाद देखते हैं कितना आप लोग का याद हुआ और कितना अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। रचना में क्या है? तो उनकी रचना क्या, कौन कौन है देखिए रचना में। निबंध संग्रह साहित्य सुमन भट्ट, उनकी रचनाएं निम्नलिखित है। कौन है? तो निबंध संग्रह साहित्य सुमन भट्ट निबंध माला। निबंध संग्रह में कौन है? तो साहित्य सुमन भट्ट निबंध माला। उपन्यास कौन है? तो नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान 1 सजान। ये इम्पोर्टेंट है जी, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान 1 सुजान, ये भी याद रखिएगा कि 100 अजान 1 सुजान, ये भी याद रखिएगा, ठीक।
100 अजान 1 सुजान। एक सेकेंड, इसको दोनों पर हाईलाइट मार देते, जे सही रहेगा। नूतम ब्रह्मचारी और 100 अजान 1 सुजान। ठीक, ये दोनों पॉइंट याद रखिए। उपन्यास कौन कौन है, मतलब बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास का नाम बताएं तो नूतम ब्रह्मचारी और 100 अजान 1 सुजान। और उनका निबंध माला रहस्य तथा रसातल यात्रा, ये भी याद रखिएगा। उनके कौन है, रसातल यात्रा भी है। उचित उचित दक्षिणी, हमारी घड़ी तथा सद्भाव का अभाव, गुप्त बैरी, यानी कि हमारी घड़ी किनकी है, हमारी घड़ी और क्या, तो सद्भाव का अभाव। फिर क्या है, सद्भाव का अभाव। सद्भाव का अभाव और गुप्त बैरी। फिर क्या है, तो गुप्त बैरी। और आगे क्या है, नाटक में क्या है, तो दयावंती स्वयंवर है। दयावंती स्वयंवर किसका है, तो बालकृष्ण भट्ट का है। आगे क्या है, तो बाल विवाह, ये भी पूछा जाता है जी, बाल विवाह। बस, और रेल का विकट खेल, ये भी क्या है, तो बालकृष्ण भट्ट के। रेल का विकट खेल किस नाम से याद करिएगा, कि रेल का स्टार्ट पहला चैप्टर से हुआ था, इसीलिए रेल का विकट खेल पहला चैप्टर के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, पद्मावती और बेनी सिंघार। पद्मावती और बेनी सिंघार, ये भी दो दो इम्पोर्टेंट, अच्छा है याद रखने का। ये शुरुआत, मतलब कि शुरुआत चैप्टर है, तो आप सोचेगा एक ही बार पूरा चैप्टर मतलब पूरा याद हो जाए, तो ये धीरे धीरे अगर पढ़ते रहिएगा, रिपीट करते रहिएगा, तो ये सब पूरा आसान हो जाएगा। इतना आसान हो जाएगा कि कहने का नहीं। ये शुरू शुरू रहेगा कि इतना इतना पॉइंट याद करने का एक ही चैप्टर में, तो ऐसा ऐसा कितना चैप्टर होगा जो कैसे याद होगा, तो ऐसा बात कुछ भी नहीं है, ये याद हो जाएगा आराम से। ठीक, घबराने का उतना बात नहीं है, घबराने का कोई दिक्कत नहीं है। वो चैप्टर पूरा चैप्टर पढ़ते पढ़ते ना सब याद हो जाएगा, मस्त लगेगा। तो देखिए क्या क्या उपन्यास कौन था, तो नूतम ब्रह्मचारी था, और 100 अजान 1 सुजान था, और रसातल यात्रा है, और हमारी घड़ी का जो गुप्त रहस्य, मतलब क्या है, सद्भाव का अभाव। इसमें एक ट्रिक है जो कि हमारे घड़ी के गुप्त रहस्य जानते हो क्या है, यानी कि हमारी घड़ी का गुप्त रहस्य आप जानते हो क्या है? गुप्त रहस्य मतलब क्या, सद्भाव का अभाव, गुप्त रहस्य यानी गुप्त बैरी। और नाटक में क्या है, तो दैवंती स्वयंवर है, बाल विवाह है। बाल विवाह भी शुरुआत में, और रेल का विकट भी शुरुआत में था, पहला चैप्टर बालकृष्ण भट्ट का। पद्मावती और बेनी संघार, ये भी कितना इम्पोर्टेंट है जी, याद रखने का। और इसमें कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं। आगे क्या है, मेघनाथ, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, मेघनाथ, ये भी मेघनाथ। और बाकी नहीं है, भारत जननी, एक रोगी और एक बात। बस इतना अभी क्या करिए, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, उतना याद नहीं है। अगर दो तीन भी अभी याद रखिएगा तो बहुत है, आप जानते हैं। ठीक, नूतम ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, और दैवती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्र, मतलब चंद्र, और क्या, रेल का विकट खेल, चंद्रसेन नहीं याद रखेगा कोई दिक्कत नहीं। रेल का विकट खेल ये याद रखेगा, पद्मावती और बेनी संघार ये याद रखेगा। ठीक, और प्रासनन में क्या है, तो प्रासनन में जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का बीस, आचार विडंबन। क्या, तो प्रसंग में क्या है, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का बीस और आचार विडंबन। और आगे क्या है, आगे देखिए कि हिंदी साहित्य में उनका योगदान कौन कौन सा रहा। कि हिंदी साहित्य में बालकृष्ण भट्ट का योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। वह आधुनिक हिंदी निबंध के अग्रणी लेखक भी थे। क्या था, अग्रणी लेखक थे। उनके निबंध की तुलना अंग्रेजी साहित्य के चार्ल्स लैम्ब से भी की जाती है। तो उनकी जो अंग्रेजी साहित्य के चार्ल्स लैम्ब से उसकी क्या करती है, तो तुलना किया जाता है। इसका निबंध को किससे तुलना किया जा रहा है, तो चार्ल्स लैम्ब्स के भी किया जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में आलोचना की नींव भी उन्हें डाली थी, और गद्य काव्य को प्रारंभ भी उन्होंने किया था। इससे पहले हिंदी साहित्य में गद्य काव्य का अभाव था। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट बस एक ही है जी, कि मतलब कि बालकृष्ण भट्ट की जो निबंध की तुलना एक कवि है, और मतलब एक साहित्यकार हैं जो कर रहे हैं। कौन साहित्यकार है, तो अंग्रेजी के साहित्य चार्ल्स लैम्ब्स, उनका नाम क्या है, चार्ल्स लैम्ब्स, जो क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो ये कभी कभी पूछ जाएगा, ज़्यादा डीपली में अगर क्वेश्चन का पेपर बनेगा तब पूछेगा, ऐसा तो ना पूछा है अभी।
आगे देखिए क्या कर रहे हैं कि आधुनिक हिंदी युग, आधुनिक हिंदी युग में क्या है, आधुनिक युग के 5 भागों में बांटा गया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रतीकवादी युग। ये सिर्फ क्या करिए तो याद रखिए, यानी प्रतीकवादी युग और क्या, तो प्रयोगवाद, प्रयोगवादी युग और आधुनिक युग, ये याद ना रखिएगा कोई दिक्कत नहीं जी। आधुनिक युग 1990 से जो आज तक चल रहा है उसे क्या कहा गया, आधुनिक युग कहा गया था। प्रयोगवादी युग कहाँ से कहाँ तक कहा जाता है, तो 1944 ईस्वी से 1990 तक ईस्वी की जो पीरियड है इसके बीच, उसको कहा गया है प्रयोगवादी युग कहा गया। सिर्फ नाम जानिए और बाद डेट नहीं याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब क्या का पीरियड रहा है ये। अगर कोई ज़्यादा नॉलेज लेना चाहता है वो पढ़ सकता है इसको, इसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। छायावादी युग कब से कब तक रहा, तो 1920 से 26 तक रहा था। परिवादी युग कब रहा, तो 1937 से 1943 तक। ये बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है जी, ठीक। ये बोर्ड में पूछा नहीं जाता, बस बोर्ड में ये पूछा जाता है कि भरतेंदु युग कौन कौन से कवि किस युग के थे, ये पूछा जाता है। द्विवेदी युग, भरतेंदु युग के कौन थे, तो बालकृष्ण भट्ट जी कौन है, तो भरतेंदु युग के, ठीक। और आगे पढ़ेंगे तो हम लोग इस युग के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा कवि है इस युग के, ठीक। और आगे भरतेंदु हरिश्चंद्र है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, मुकुंदन पडेंट नोवांश है, मार्क्सवाद है। और 1936 में प्रेमचंद है, पंत युगवाणी है, व्यक्तित्व प्लस यथार्थमता। ये उतना नहीं पॉइंट है, ये बोर्ड लेवल से मतलब बोर्ड की दृष्टि से नहीं है, ये एटलीस्ट नॉलेज बेस्ड है, यानी कि नॉलेज प्राप्त करना, ये नॉलेज बेस्ड है। भरतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था, 9 सितंबर 1850 बनारस के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। तो ये खाली डेट याद रखिए जी, एक लेखक के बारे में, मतलब जन्म कब हुआ था, 1850 ईस्वी में, किसका, भरतेंदु हरिश्चंद्र को। बस परिवार में, उनका मूल नाम हरिश्चंद्र था और भरतेंदु युग में उनकी उपाधि था। भरतेंदु आधुनिक साहित्य के साथ साथ वह हिंदी थिएटर के भी पिता थे। और उनके जन्म से ही किसी आधुनिक युग के क्या आरंभ हो जाता है, वह हिंदी के महान नाटकर, उपन्यासकार और एक कवि थे। इधर इतना पॉइंट ना याद रखिएगा तो वो चलेगा, ठीक। भरतेंदु युग के आधुनिक काल के प्रथम चरण को भरतेंदु युग की संज्ञा प्रदान की गई है। 1850 से लेकर 1900 तक की अवधि भरतेंदु युग कहा जाता है। तो भरतेंदु युग कब से कब कहा था, 1850 से जो 1900 तक है उसको क्या कहा जाता है, तो भरतेंदु युग कहा गया। अब हम लोग क्या करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगा लेते हैं। चार्ल्स लैम्स के बारे में पढ़ना है। चार्ल्स लैम्स आगे क्या है, तो अंग्रेजी साहित्यकार के एक महान निबंधकार है। चार्ल्स लैम्स कौन है, तो अंग्रेजी साहित्य के एक महान निबंधकार है। बस एक पढ़ लीजिए, याद नहीं रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक। वह इंग्लैंड के रहने वाले थे, उन्होंने अंग्रेजी निबंधकार राजकुमार कहा जाता है। जोसेफ एडिसन कौन है, तो अंग्रेजी साहित्यकार एक महान निबंधकार थे, वह इंग्लैंड के रहने वाले थे। और रिचर्डसन स्टील कौन है, तो अंग्रेजी साहित्यकार के एक महान निबंधकार थे, वह आयरलैंड के रहने वाले थे। और क्या है नोट में, द स्पेक्टेटर स्पेक्टेटर इंग्लैंड में जोसेफ एडिसन और रिचर्डन एडिसन के द्वारा स्थापित एक दैनिक प्रकाशन था। और आगे क्या कहा गया कि हिंदी साहित्य के काल कब का तक काल, कौन कौन सा काल है हिंदी साहित्य में, वो नाम देख लीजिए। 4 काल है हिंदी साहित्य में, नाम कौन कौन सा काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है। 3 काल होता है जी, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल होता है। सॉरी 4 काल होता है ना, 4 काल होता है हिंदी साहित्य का। कितने काल होता है, तो 4 काल होता है। पहला आदि काल होता है, और भक्ति काल होता है, और रीति काल होता है, और आधुनिक काल होता है। पूर्व प्रकार के 4 काल, मतलब कौन आदि काल के कवि है, कौन भक्ति काल के कवि है, तो कौन रीति काल के कवि है, तो कौन आधुनिक काल के कवि है। तो बालकृष्ण भट्ट जी कौन से कवि है, तो आधुनिक काल के कवि है, ठीक। बालकृष्ण भट्ट जी आधुनिक काल के कवि हैं। प्रशासनन प्रशासनन क्या होता है, तो प्रशासनन नाटक की एक रूप होता है जो कहानी की तरह होता है। अब प्रशासनन की कथा प्रायः काल्पनिक होती है और उसमें हास्यास्पद की प्रधानता रहती है। उसके पात्र अपनी अद्भुत चेष्टाओं के द्वारा प्रेक्षकों को मनोरंजन करते हैं, इसीलिए इंग्लिश में फेयर्स मतलब कि फार्स कॉमेडी कहते हैं। इसका एक ही उद्देश्य होता है कि दर्शकों या पाठकों को खूब जोर से हंसाया जाए। इसके लिए इसमें उटपटांग कैरेक्टर को भी प्रदर्शित किया जाता है। बेटुका प्लॉट एक्शन का जल्दी से जल्दी होना, करेंट अफेयर का क्या अजीब अजीब रोल, किसी दृश्य को देखकर बुकुर मतलब कि क्या खूब जोर का क्या ठहाका 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 लेना।
ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे देते हैं। अगर बढ़िया से आप लोग याद किए होंगे, वीडियो को बढ़िया से देखे होंगे तो पूरा याद हो गया होगा। अगर एक बार दो बार रिपीट अगर कर लीजिएगा ना फिर से, तो पूरा ऑब्जेक्टिव उधर याद हो जाएगा। और देखिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट में कितना मन लगेगा। ठीक, क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो राइट आंसर है। क्या है? तो बी नंबर है, क्या है हमारा राइट आंसर है। ठीक, बी नंबर। कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी के। जी, हम लोग लेखक परिचय में देखे ना, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर, कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण बताए थे ना कि ये किस युग के थे? तो भारतेंदु युग के थे। और किस काल के पूछेगा? तो आधुनिक काल। आधुनिक काल के कवि हैं। किस काल के? तो आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के कवि हैं? तो भारतेंदु युग के थे। और किस काल के? तो वह आधुनिक काल के कवि है। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में। कब? 1844 ईस्वी में। हम पूरा रिवीजन कराते जाएंगे जी, इधरों पढ़ेंगे, इधरों पढ़ेंगे, इधरों पढ़ेंगे, इधरों पढ़ेंगे, ताकि याद हो जाए क्लासे में। ठीक, आगे क्या करा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो बालकृष्ण भट्ट का कहाँ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ था निवास स्थान? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता पिता का नाम क्या था? तो बता सकते हैं जी, माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। माता के नाम क्या था? पार्वती देवी। पार्वती देवी था। और पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था। बेनी प्रसाद भट्ट था। ठीक ना, बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट इसका तो क्या था? पिता का नाम। यानी कि पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। इतना याद करेगा तो आप लोग को कभी दिखते नहीं होगा। बालकृष्ण भट्ट को निधन कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था 20 जून 1914 ईस्वी में। क्या हुआ था? तो इसका निधन हुआ था 20 जून 1914 में। इनका क्या होता? बालकृष्ण भट्ट का क्या होता है? तो निधन होता है। जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी में होता है। 1844 ईस्वी में होता है। मृत्यु कब हुआ था? 1914 ईस्वी को होता है। इतना याद रखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बताइए नाम। तो बालकृष्ण पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। आपको कमेंट करना है कि माता का नाम क्या था। ठीक, आप भी थोड़ा देर पहले ही बताएं। अगर कमेंट करिएगा तब पता है कि आप लोग को याद था। और पूछे जाएगा पिता के पेशे से क्या थे? तो पिता एक पेशे से क्या थे जानते हैं? व्यापारी थे। उनके पिताजी क्या थे? पेशे से क्या थे? तो व्यापारी थे। यानी कि उनके पिताजी क्या करते थे? व्यापारी करते थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि औ सजान मतलब कि 100 सजान एक अजान मतलब 100 सजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? हम बताए थे जी कि 100 अजान एक सुजान किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट का है। ऑरेल के बिकट खेल, बाल विवाह, रसातल यात्रा, घड़ी का गुप्त रहस्य, ये किसी का है? तो बालकृष्ण भट्ट का ही पूरा रचना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि बालकृष्ण भट्ट की माता के क्या नाम है? तो बालकृष्ण भट्ट की माता के नाम क्या था? पार्वती देवी। पार्वती देवी नहीं, पार्वती देवी नहीं बताए थे। क्या बताए थे? हाँ, पार्वती देवी बताए थे। और उसके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था उनका? उनका पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। जो पेशे से क्या थे? तो एक क्या व्यापार थे। अगला क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते जी। अगला क्वेश्चन क्या है कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो माँ का योगदान था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा माँ के निर्देश अनुसार हुआ था। और माँ के निर्देश के अनुसार 1867 ईस्वी में कहा गया था? प्रयाग के मिशन स्कूल से क्या किए थे? तो अंग्रेजी से क्या किए थे? शिक्षा ग्रहण किए थे। ये सब पूरा याद रखिएगा डाटा जी। अब क्वेश्चन नंबर क्या करा कि 1867 ईस्वी में उन्होंने किस स्कूल से मतलब एंट्रांस की परीक्षा पास किए थे? तो बताया ना जी कि क्या तो प्रयाग के मिशन स्कूल में क्या किया था? एंट्रांस की परीक्षा पास किया था। कब? तो 1867 ईस्वी में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि वह 1878 में इलाहाबाद के किस कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए थे। तो बताए थे न जी कि काष्ठ पाठशाला इंटर कॉलेज में कब हुआ था अध्यापन, मतलब कि टीचर नियुक्त हुए थे, यह मतलब कि स्टूडेंट को पढ़ाते थे। ये टीचर क्या हुए थे, बने थे, मतलब कि नियुक्त हुए थे। कहाँ, किस स्कूल में थे, काष्ठ पाठशाला इंटर कॉलेज में, काष्ठ पाठशाला इंटर कॉलेज में। अगर पूरा लेखक परिचय बारीकी से याद करिएगा ना तो ऑब्जेक्टिव आपको कभी नहीं रटना पड़ेगा, मतलब पता चलेगा कि यहाँ से उठाया था ऑब्जेक्टिव। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 कि बालकृष्ण भट्ट जी किस काल के थे। तो बताए थे ना जी कि वह आधुनिक काल के थे बालकृष्ण भट्ट जी। आधुनिक काल, अब काल पूछेगा तो आधुनिक, और किस युग के तो भरतेंदु युग के थे, ये भी ध्यान रखेगा। पूछेगा काल तो आधुनिक काल का, किस युग के तो भरतेंदु युग की है। दो दो पॉइंट इसमें याद रखेगा। अगला देखिए क्या करा कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो हमारा पद्मावती जी है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, पद्मावती। और बेनी संघर्ष ये भी है, क्या है तो पद्मावत, मतलब कि क्या है तो ये भी क्या बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। और मेघनाथ वध किसका है तो बालकृष्ण भट्ट का ही है, आज मेघदूतम नहीं है। न तो एक सेकंड हम आपको बता देते हैं कि मेघनाथ और मेघनाथ वध में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग जो लेखक परिचय देखे थे उसके में बता देते हैं, ठीक। इसमें क्या था मेघनाथ वध था, क्या था मेघनाथ वध। जो मेघनाथ वध है किसका है तो किसका है बालकृष्ण भट्ट जी का है। मेघनाथ वध किसका है तो बालकृष्ण भट्ट का है ना। यहाँ पर क्या है तो मेघनाथ वध है, तो मेघनाथ वध किसका है तो बालकृष्ण भट्ट का है। जबकि मेघदूतम नहीं है, मेघदूतम नहीं है, मेघनाथ वध है, बालकृष्ण भट्ट का है। कौन क्वेश्चन था जी, अगला क्वेश्चन था ना, कौन सा क्वेश्चन था ये ना, हाँ ये क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन में था कि मेघदूतम नहीं था, मेघनाथ वध था, किसका है तो बालकृष्ण भट्ट का है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक सेकेंड, हमारा सी सही हो जाएगा कि मेघनाथ वध किसका है तो बालकृष्ण भट्ट जी का है। जबकि मेघदूतम नहीं है, मेघनाथ वध किसका है तो बालकृष्ण भट्ट जी का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का निकाले थे, कब निकाले थे तो 1877 ईस्वी में निकाले थे मासिक पत्रिका। ये बताए थे ना जी कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला गया था, यानी कि प्रकाशित कब हुआ था 1877 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश के संपादक के लिए श्याम सुंदर दास ने उन्हें कहाँ आमंत्रित किया। तो हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास ने उन्हें कहाँ आमंत्रित किया तो कहाँ इलाहाबाद में, मतलब कि क्या किया था आमंत्रित किया। हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास को कहाँ संपादन किया, नहीं यानी आमंत्रित किया तो इलाहाबाद में किया था। इलाहाबाद क्योंकि इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश उनका जन्म ही हुआ, तो वहीं ना बुलाएंगे उन लोग को। 15 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो 100 अजान एक सुजान हमारे कौन है, किसके द्वारा तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा ही रचा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। नूतम ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, और 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, सद्भाव का भाव बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, आधे अधूरे किसके द्वारा बालकृष्ण भट्ट द्वारा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि संयोगता स्वयंवर रचना की किसका है। तो संयोगता स्वयंवर हमारा लाला श्रीनिवास दास की है, ठीक। ये चैप्टर का ये मतलब क्या करते हैं थोड़ा अलग पॉइंट, मतलब कि थोड़ा जो याद करने का यहाँ नोट पॉइंट लिख भी दिया है कि लाला श्रीनिवास दास को हिंदी का पहला उपन्यास लिखने का गौरव प्राप्त हुआ। इस उपन्यास को नाम परीक्षा गुरु है, जो 22 नवंबर 1882 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। तो ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि संयोगता स्वयंवर की रचना किसका है तो लाला श्रीनिवास दास को। संयोगता स्वयंवर किसका है तो श्रीनिवास दास की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कितने वर्षों तक वह हिंदी मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप चलाते हैं।
तो कितने सालों तक मासिक पत्रिका हिंदी पत्रिका चलाते रहे? तो बात 33 वर्षों तक। और देखे थे ना लेखक परिचय में कि 33 वर्षों तक हिंदी मासिक पत्रिका चलाते हैं, वो 33 वर्ष लिखा भी था। आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, हम तो दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पद्मावती किनके द्वारा रचित नाटक है? पद्मावती पूछेगा किनके द्वारा एक नाटक रचित है? पद्मावती किसके है? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। और ये बताइए श्रीनिवास दास किसका रचना है? तो संयोगता स्वयंवर। संयोगता स्वयंवर। संयोगता स्वयंवर किसका है? तो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा था। ये याद रखिएगा, यानी चैप्टर के थोड़ा अलग ही पॉइंट है, थोड़ा याद करने वाला, कहीं पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है कि हिंदी साहित्य में गद्य काव्य को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट को श्रेय दिया जाता है। यानी कि हिंदी साहित्य में गद्य काव्य को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट का दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है कि 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में उन्होंने अध्यापन किया। तो किस स्कूल में? तो मिशन स्कूल में। 1869 से 1875, बोले तो 6 साल। 6 साल तक प्रयाग के किस स्कूल में वह उन्होंने अध्यापन किया, यानी कि पढ़े? तो मिशन स्कूल में, यानी प्रयाग के मिशन स्कूल में पढ़ाई किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है? एक रोगी और एक वैद्य बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित क्या है? मतलब एक रोगी और एक वैद्य क्या है? बालकृष्ण द्वारा रचित एक क्या है? तो एक नाटक है। एक रोगी और एक वैद्य क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा क्या रचित है? तो एक नाटक है। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो रेल का जो विकट खेल नहीं है। बालकृष्ण भट्ट का कौन है? तो रेल का विकट खेल है। कछुआ धर्म किसका है? तो चैप्टर नंबर 2 पढ़ेगा तब पता चलेगा। प्राचीन विद्या किसका है? वो अगला चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ये अभी नहीं, रेणुका, ये रेणुका भी हम लोग दूसरा चैप्टर में पढ़ने का। अभी ऑप्शन नंबर क्या क्या कर लेते हैं? एक सही है। अब बताए थे कि रेल का विकट खेल एक चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ना है। बाल विवाह पहला चैप्टर में, रसातल यात्रा और गुप्त बैरी, ये तक क्या था? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा क्या था? रचना एक था। नाकिया कुकू बाहर आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? कहेगा नाकिया। बालकृष्ण भट्ट को कौन सा मासिक पत्र को निकाला था? तो वह हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका क्या था? निकाला था। कब निकाला था ये कमेंट करिएगा, ठीक? आप लोग को कमेंट करने तो आता ही नहीं, हम ये कर देते, लिख देते हैं 1877 ईस्वी में। कब किया था? 1877 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 में भट्ट निबंधमाला किसकी रचना है? तो भट्ट निबंधमाला किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट का ही है। भट्ट निबंधमाला किनकी रचना? तो बालकृष्ण भट्ट का ही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट मूलतः क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट मूलतः क्या थे? तो एक क्या थे? तो वो एक निबंधकार थे। वह पत्रकार भी थे। और क्या था? एक और क्या थे? वो आप लोग कमेंट करेगा। पत्रकार भी थे और एक निबंधकार भी थे। एक और क्या था जो आप लोग कमेंट करिएगा जी, लेखक परिचय में पढ़ाए थे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें? इनमें से बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित प्रशासन कौन है? तो जैसा काम वैसा परिणाम किसका एक प्रसारण है? सभी ये लिखा हुआ किसी का है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। ये भी बालकृष्ण भट्ट का, ये भी बालकृष्ण भट्ट का ही। ये पूछ रहा है क्या? प्रशासन मतलब प्रहसन। प्रहसन मतलब प्रहसन कौन है? तो जैसा काम वैसा परिणाम, ये क्या है? हमारा प्रहसन है। और ये क्या उपन्यास है, ठीक? ऐसे करके भी याद रखिएगा तो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा कि बाल कृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था? बाल कृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा। एडिशन और स्टील के श्रेणी में कौन रखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चलेगा जी, ये चैप्टर से उठा दिया क्वेश्चन इसी में, ठीक? क्वेश्चन नंबर मम्मी क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है कि हिंदी साहित्य की आधुनिक आलोचना का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट को दिया जाता है। हिंदी
साहित्य की आधुनिक आलोचना का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या बोल रहा है कि हिंदी शब्दकोश हिंदी शब्द सागर के संपादन से बालकृष्ण भट्ट क्यों अलग हो जाते हैं? तो अच्छा व्यवहार ना होने के कारण क्या हिंदी शब्दकोश हिंदी शब्द सागर से संपादन में बालकृष्ण भट्ट क्या हो जाते हैं? तो बाहर हो जाते हैं। आगे क्या कर दिए हैं? तो आगे हम एक शायरी लिखे हैं कि लौट आएगी खुशियां अभी गमों का शोर है, संभल रहो यारो अभी इम्तिहान का दौर है। हमारी क्या? तो एग्जाम का अभी दौर है जी, आप लोग तैयारी करिए मन लगाकर। 2025 में आप लोग अच्छे नंबर लाइए। सॉरी 2000 कितना 27 में ये नया सेशन है जी। अभी पुराने वाला को क्या चल रहा है? तो क्रैश कोर्स चल रहा है, उसमें आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। आप लोग के लिए नहीं है, आप लोग ये पढ़िएगा तो सही रहेगा, ठीक। उसको अभी नहीं पढ़ना है क्योंकि हम लोग का सभी चैप्टर को बैलेंस करना है। तो आप लोग धीरे धीरे सभी चैप्टर पर अगर कमांड सही से है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बेकार हो जाएगा। पूरा चैप्टर अभी नहीं देखना है, अभी चैप्टर फॉलो फॉलो देखना है, सभी चैप्टर सभी विषयों पर ध्यान देना है। पीडीएफ के लिए मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। ये इस नंबर पर हम क्या कर देंगे? तो सेंड कर देंगे। अगर टेलीग्राम चैनल अगर आपको पता है प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लास नोट्स के नाम से, अगर वो मिल जाता है तो अच्छी बात, अगर नहीं मिलता है तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, हम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर पीडीएफ डाल देंगे, ठीक। मैसेज कर लीजिएगा, हम पीडीएफ डाल देंगे। तो थैंक यू, लव यू फॉर वॉचिंग के लिए। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो आप लोग को मिलने में देरी नहीं हो, आप लोग को वीडियो हमेशा अवेलेबल हो जाए। क्योंकि चैनल सब्सक्राइब होने से एक खास बात होती है कि अगर वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको पास जरूर न जरूर नोटिफिकेशन कुछ भी जाएगा, जरूर ही जाएगा, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? तो एक्सप्लेनेशन करेंगे पूरा चैप्टर के। उसके बाद एक्सप्लेनेशन करने से हमें क्या क्या फायदा मिलेगा? जितने सारे जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, ये तो लेखक से संबंधित जितने सारे ऑब्जेक्टिव वो कराएं। अगर एक्सप्लेनेशन कराएंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन निकलेगा, उसका भी प्रीवियस ईयर में कराएंगे, उसका भी अलग ऑब्जेक्टिव रहेगा। और उसके बाद क्या करेंगे? तो क्वेश्चन आंसर में हम लोग का हेल्पफुल होगा। अगर ये जो स्टोरी अगर बढ़िया से मतलब कि समझिएगा या तो बढ़िया से देखिएगा, वहाँ पॉइंट हाईलाइट करेंगे, वो क्वेश्चन याद रहेगा, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव रटने का पता ही नहीं लगेगा कि ऑब्जेक्टिव को रटा जाता है। ऑब्जेक्टिव को दिखाया जाता है कि कहाँ से उठाया गया है चैप्टर में, ठीक। ऐसा करके पढ़िएगा तब। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा? द एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे? तो एंट्री लेंगे। तो ठीक, गुड बाय। ओके गुड बाय, लव यू सभी को, ठीक है। बाय बाय।